Hello my dear student, my name is Musib Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने मैटर के बारे में जाना, उसके बाद सॉलिड स्टेट के कैरेक्टर्स के बारे में जाना, फिर हमने सेकेंड पार्ट के अंदर सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन किया था कि सॉलिड स्टेट कितने टाइप का होता है। हमने कहा सॉलिड स्टेट 2 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले था यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, और दूसरा था ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। हमने कहा था 2 प्रकार के होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट और नेचर ऑफ सॉलिड और एंड अट्रैक्शन फोर्स, ये 2 टाइप के होते हैं। और हमने फिर कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप है ना, हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की बात तो कर ली थी, अब जो दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये एक चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है एक लिंक के थ्रू जुड़ता है। अगर आपके शुरू के टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तब आगे के कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो लेक्चर को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी अब वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन जो सॉलिड स्टेट होता है उसका दूसरे टाइप का। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, डाली थी हमने हेडिंग। फिर इसका दूसरा टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के नेचर और अट्रैक्शन फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है स्टूडेंट्स? ये जो है 4 टाइप का होता है। अब कुछ बातें कौन कौन सी होती है, देखो 4। आयनिक सॉलिड हमने कहा था, पहले बात की थी। कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड होता है मेटेलिक सॉलिड और फोर्थ होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज सिखाई थी आपको, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग होता है और उनके बीच में बॉन्ड भी स्टूडेंट अलग अलग प्रेजेंट होंगे। जैसे आयन होंगे, कोई सॉलिड है वो आयन से बना हुआ है, तो वहां पर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आयन होंगे। समझ गए मेरी बात? और बॉन्ड की बात करें तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? वहां पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यानी अगर पार्टिकल्स का नेचर अलग आ गया तो बॉन्ड भी क्या होगा? अलग ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड। अब अपने पास अपन को जो है लेबोरेटरी के अंदर रख दिया अपने सामने कि भाई पहचानो इस सॉलिड कौन सा सॉलिड है। अगर उसके अंदर आयन प्रेजेंट है ना, तब तो वो क्या होगा? आयनिक सॉलिड होगा। यानी इसके अंदर पार्टिकल्स कौन से होंगे? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? यहां पर क्या होंगे बताओ भाई, क्या होंगे? आयंस होंगे। अब आयंस हमने कहा था आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है केटाइन और सेकंड होता है एनाइन। केटाइन एंड एनाइन, क्लियर है मेरी बात? तो आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आयन होते हैं, क्लियर है बात? अब आयन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है हमारी बात? या ये बोल दो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये से भी बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी बात करेंगे अपन, अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ऐसे तरह से नॉर्मली समझ रहे अपन। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, मतलब मेटल्स आयन होंगे। और आपको बताए हमेशा मेटल पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे और फोर्स कौन सा होगा, वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम जो है, जो पहला पॉइंट हमने कहा था आयनिक सॉलिड, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं अच्छी तरीके से। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 के अंदर ये सवाल आ सकता है। देखो आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड अभी हमने बात किया, आयनिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, आयन होगा और बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, आयन्स के बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोई भी बोल दो आप, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस सॉलिड, यानी इस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आर आयन, समझ गए मेरी बात। लाइक अभी आयन कौन कौन से हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकता है एंड एनाइन भी हो सकता है, क्लियर बात। फिर क्या, एंड दीज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। और ये जो इस सॉलिड के अंदर, इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर हेल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब एक दूसरे से आयोजित रहते हैं, अटैच रहते हैं, किसके थ्रू, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे में जुड़े हुए रहते हैं आयंस, क्लियर है बात। अब दूसरी क्या है, देखो अब आपस में जुड़ा हुआ है आयनिक बॉन्ड के थ्रू, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब एक बात याद रखना मेरी हमेशा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रोंग होता है, क्या बोला, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है, वो होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा होता है, लिख लेना आपकी नोटबुक के ऊपर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड में चेंज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, समझ गए मेरी बात आप। तो क्या है, यहां पर आयनिक सॉलिड के अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इस आयनिक बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो क्या, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड शो ब्रिटल नेचर, इसका मतलब क्या होता है, वो ध्यान देना। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, जैसे NaCl एक आयनिक सॉलिड होता है, NaCl क्या होता है, एक आयनिक सॉलिड। आप NaCl को हाथ में लो और ऐसे पुश करो आप, यानी टूट जाएगा, नाजुक होता है। तो उसको देखते हुए इसके अंदर एक और बात क्या इंक्लूड कर दी, क्या, ब्रिटल, समझ गए इसका मतलब क्या है, ब्रिटल का मतलब नाजुक होता है, यानी NaCl को आप हाथ में लेंगे ना तो टूट जाएगा वो बहुत आसानी तरीके से, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटल नेचर का होता है, क्लियर बात। अब ये थर्ड वाली जो पॉइंट है ना, यहां से सवाल उठ के आ सकता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, देखो ध्यान देना आप इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो क्या लिख रखा है वो पढ़ लेते हैं। आयनिक सॉलिड, ध्यान देना क्या लिखा, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर दैट मीन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, जैसे लकड़ी है, वुड्स वगैरह है, कांच ग्लासेस वगैरह है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, या क्या बोल दो, इंसुलेटर।
यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर देखो, आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यानी आयनिक सॉलिड के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर कोई इलेक्ट्रोसिटी फ्लो नहीं होती, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो आयनिक सॉलिड, सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, जबकि कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट के अंदर कंडक्टर होते हैं आयनिक सॉलिड। समझ गए मेरी बात आप? अब क्यों होते हैं वो समझो आप। देखो सबसे पहले आपको एक फोटो नजर आ रही होगी, इस फोटो के अंदर क्या है, सबसे पहले पार्टिकल्स पास पास में है, समझ गए। पार्टिकल्स क्या है, पास पास में है, पास पास में है तो इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमने एक बात कही थी, देखो इस तरफ आप, कि जो सॉलिड होता है ना, वहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, कही थी हमने बात ये। पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो यही आपको फोटो में नजर आ रहा है कि पार्टिकल्स पास पास में, बहुत ज्यादा पास पास में है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। जबकि मोल्टन स्टेट के अंदर देखो आप, अब एक नई पिक नजर आ रही है आपको। मोल्टन स्टेट के अंदर Na+ और Cl आयन थोड़े दूर दूर चले गए, क्लियर, थोड़े दूर दूर चले गए तो आयंस जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो जाए। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही फ्लो हो जाएगी। क्लियर है क्या, बताओ मेरी बात। यानी सॉलिड फॉर्म के अंदर तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास में है। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले गए तो आयंस को मूव करने के लिए जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्लियर है क्या? तो सवाल आ सकता है यहां से कि आयनिक सॉलिड, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, बट मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट के अंदर कंडक्टर होते हैं, क्यों? तो इसका रीजन आपको ये देना है कि सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए स्पेस नहीं मिलता, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। क्लियर है बात स्टूडेंट? चलो इसमें एग्जांपल्स वगैरह और देख लेना। और बिकॉज इन दिस कंडीशन पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है मूव करने के लिए यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल NaCl, KCl, Na2SO4 और MgO और ZnS, ये है। क्लियर स्टूडेंट? उतार। अब स्टूडेंट दूसरा टाइप है अपना कोवेलेंट सॉलिड। अपन ने कहा कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और उन एटम्स के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, यानी इस प्रकार के सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर एटम, क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एटम होते हैं। ठीक है, और दीज एटम, अब बहुत सारे अपने पास में एटम है, ये बहुत सारे क्या है, एटम, वो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद एक क्या बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो क्या है, दीज एटम, यानी ये एटम फॉर्म ए नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, बहुत सारे एटम आपस में कंटेन होकर, आपस में जुड़कर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आपको एक पिक नजर आ रही है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जो आपको कलरफुल नजर आ रहे हैं। ये एटम आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू जुड़े हुए हैं ना, उसको तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
और बहुत सारे एटम है इस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड को तो बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, पार्टिकल को बोलेंगे एटम और पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन एक नेटवर्क। समझ गए मेरी बात आप? तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड यानी कोवेलेंट सॉलिड को, यानी ये नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये सवाल यह आया था कि नेटवर्क सॉलिड का क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछा गया था, ठीक है ना। तो फिर यानी जो स्टूडेंट समझ नहीं पाए कि नेटवर्क सॉलिड क्या, नेटवर्क सॉलिड किसको बोलते हैं, तो नेटवर्क सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड को ही बोलते हैं, याद रखना बात, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जाल बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। आगे क्या है? दीज आर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कौन मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए? एक बात याद रखना आप, इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों से फ्लो होती है, या तो आयंस के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी। अगर आयंस होंगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती, नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे इसको? इंसुलेटर बोलेंगे। समझ गए? अब यहां पर एक जो है ना, क्या है अपने पास में एग्जांपल है, क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट है ना कोवेलेंट सॉलिड होता है, लेकिन हमने क्या कहा, ध्यान देना मेरी बात को थोड़ा ना, कोवेलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टर होता है और ये ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होता है। कोवेलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? कोवेलेंट सॉलिड होता है। तो इस ग्रेफाइट को नॉन कंडक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए ना। लेकिन ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर नहीं होता है, ये क्या होता है? ये कंडक्टर होता है। क्यों होता है? इसका रीजन ये है, देखो आप इस पिक के अंदर, ये है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। ये तीन लेयर है, एक तो ऊपर वाली, एक इससे नीचे, एक उससे नीचे। इन लेयर के बीच में स्पेस ज्यादा होता है और इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। समझ गए मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन तो होता है इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनके लेयर्स के बीच में स्पेस भी होता है, जिसकी वजह से इसको मूव करने के लिए, आगे गति करने के लिए जगह मिल जाती है। जगह मिल गई तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो याद रखना बात आप, ग्रेफाइट जो होती है कंडक्टर होती है। तो यहां सवाल आ सकता है कि ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं क्यों? तो इसका रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। क्लियर है बात? इसका एग्जांपल है डायमंड और SiO2, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। SiO2 क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। डायमंड बहुत ज्यादा मजबूत होता है, आपको पता है। अब आई क्या है? डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि ग्रेफाइट क्या है, हमने बात की, ग्रेफाइट कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना ये बात? ये तो दो टॉपिक अपने क्लियर हो गए, राइट? उतार लीजिए इसको। अभी स्टूडेंट जो इसका तीसरा टाइप है वो है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के अंदर अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि इसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, सॉरी कौन से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? मेटल आयन। तो क्या है? या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। देखो अब देखो, इन दीज सॉलिड यानी इस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कौन सी होती है? जैसे कि Fe+2, Mg+2,
जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर हमेशा ऑलवेज प्लस चार्ज आपको नजर आएगा। और जो प्लस चार्ज वाले मेटल आयन है उन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। यानी वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी बहुत सारे Fe+2 आयन, बहुत सारे आयन अटैच होंगे, बहुत सारे मेटेलिक आयन जुड़ेंगे, अटैच होंगे, अटैच होने के बाद एक सॉलिड बनाएंगे। जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड को बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। यानी मेटल आयन के थ्रू जो सॉलिड बनता है उनको बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। यानी यह जो है हेल्ड टुगेदर का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर आयोजित होना, एक दूसरे के टच करना। तो ये जो है यह एक दूसरे के जो टच होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे मेटल आयन है वो आयन आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है बात? अब आपको पता है लोहा के अंदर बताओ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं होती है? होती है। अरे लोहे को आप किसी तार जो है ना वायर, उस वायर के पास में टच करने के बाद अपने अंदर करंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि जो मेटल होता है ना वो लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में दोनों ही स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब विद्युत के चालक होते हैं। क्लियर है बात? तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मेटेलिक सॉलिड आर कंडक्टर। यानी मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं मेटेलिक सॉलिड। इन सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड स्टेट के अंदर और लिक्विड स्टेट यानी दोनों के अंदर, बोथ क्या सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों के अंदर ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मेटेलिक सॉलिड। क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? सब के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना उसके अंदर एक ही रीजन है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और कुछ भी नहीं है। जैसे ग्रेफाइट के अंदर अपन ने बात की, वहां पर भी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहा अपन ने। जैसे आयनिक सॉलिड है वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसके अंदर भी यही रीजन है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? इसके एग्जांपल कौन से हैं? कॉपर Cu, सिल्वर Ag, अर्जेंटीनम भी बोलते हैं इसको, और ओरम Au जो गोल्ड अपन बोलते हैं, सोना, और एल्यूमिनियम। ठीक है स्टूडेंट, इसको राइट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। फोर्थ टाइप है अपना स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो आप, इन दीज सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। आयनिक तो आयन होगा, कोवलेंट तो एटम होगा, मेटेलिक आयन होगा, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। एंड दीज मॉलिक्यूल यानी इन मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे के अंदर अटैच बने, यानी जो मॉलिक्यूल्स है ना वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर आयोजित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए रहते हैं? बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। यानी एक दुर्बल बल, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू एक दूसरे के अंदर ये मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है 3 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला इसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के जो होते हैं ना, इसके अंदर पहला क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे। जैसे हमने कहा कोवेलेंट के अंदर एटम होंगे, आयन के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर आयन होंगे,
ठीक उसी तरह नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर क्या होंगे, नॉन पोलर पार्टिकल्स होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, पोलर पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इनके अंदर जो फोर्स है ना, जो मेरे बल है, वो डिफरेंस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर देखो पहला पॉइंट क्या है, इन दीज सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर। मैंने कहा था ना नाम के अकॉर्डिंग ही है, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। या नॉन पोलर के साथ में क्या हो सकता है, एटम ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस भी हो सकती है। नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18 वाला 18वां जो ग्रुप है, उस ग्रुप को है नोबल गैस बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये गैसें आती है नोबल गैस के अंदर। तो जो नोबल गैस है वो क्या होती है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होती है, ठीक है। और इसके अंदर एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक लंदन फोर्स। और जो नोबल गैसेज होती है, जो नोबल गैसेज होती है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा होता है, वो होता है लंदन फोर्स होता है। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, लंदन फोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हैं, H2, I2, Cl2 हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन है, क्लोरीन है, P4 फॉस्फेट, और जो है सल्फर S एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस है, N2, O2 ऑक्सीजन गैस है। इन सभी के अंदर कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है, लंदन फोर्स। कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, नॉन पोलर मोलिकुलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बात। अब दूसरा क्या है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। आपको पता है कौन सा पार्टिकल्स होगा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स पोलर होंगे। देखो in these solid constitute particles are polar molecule। constitute particles क्या है यहाँ पर, polar molecule है, क्लियर है बात। and these polar molecule held together by weak dipole attraction force। जैसे नॉन पोलर के अंदर लंदन फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरह पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या पोलर सॉलिड के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल कौन कौन सा है, HCl और SO2 और CH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, SO2 गैस और CH3 क्लोरोफॉर्म होता है, जो बेहोश करने के यूज में लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। आपको पता है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, सॉरी कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, बॉन्ड की बात है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लेकिन पार्टिकल्स यहां पर क्या होंगे, पार्टिकल्स यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, याद रखना बात। पोलर मोलिकुलर सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर भी पार्टिकल्स पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। यहां पर बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखते क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड, इस प्रकार के सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल, यानी पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दीज मॉलिक्यूल है, एंड दीज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड, और इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, क्लियर बात। जैसे एग्जांपल क्या है, HF फ्लोरीन के अंदर और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। H2O, ये किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड की दो अटैच रहते हैं, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो
टॉपिक थे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने अच्छी तरीके से सारी चीजों को जाना, सारी चीजों को समझा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट के थ्रू आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहे। साथ साथ में जो है स्टडी मटेरियल आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं, नोट्स अपने नोटबुक के अंदर बनाते रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। Hello my dear student, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लोज पैकिंग और इंटरस्टिशियल को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक है, तो आप जो है देख लीजिए। क्लियर है? और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप की एक लिंक है, यानी हमने एक व्हाट्सएप का जो है ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक भी प्रेजेंट है, तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी या कोई भी डाउट आएगा तो आप जो है उसके अंदर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पैकिंग एफिशिएंसी। डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट 2 नंबर के। क्लियर है? तो समझो पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनिट सेल की। देखो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेल पढ़ा था, यूनिट सेल के टाइप पढ़े थे। मैंने कहा था एकदम साफ साफ कि यूनिट सेल के जो टाइप है, सिंपल यूनिट सेल, फेस यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सारे के सारे टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर पढ़ेंगे। हमने कहा था ये बात, तो आज वही चीज अपन इस टॉपिक के अंदर यूज में लेंगे। अब कैसे लेंगे ये चीज देखना आप। तो देखो आप, मैंने क्या लिया है, एक यूनिट सेल लिया है। क्लियर है? अब यूनिट सेल के अंदर उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम यहाँ पर देखो, लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम अलग होता है, सॉलिड फॉर्म में वॉल्यूम अलग होता है। वॉल्यूम सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, उसकी लेंथ, उसकी ब्रीथ, उसकी हाइट, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो उसकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने माना है इसकी लेंथ 10 मीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, चलो मीटर मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर है। उसकी ब्रीथ, ये ब्रीथ भी 10 मीटर माना है और उसकी हाइट भी कितना माना है, 10 मीटर। देखो ध्यान देना, इस एग्जांपल से समझ आएगा पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रीथ, इसकी हाइट हमने ये मानी और उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है, अरे है ना, देखो क्यूब है, ये क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आर्म्स, यानी इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो आता है ना क्यूब का वॉल्यूम। तो इसका लेंथ कितनी है, 10, ब्रीथ कितना है, 10 और हाइट कितनी है, 10, सभी को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1000 मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ रहे भाई, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन, ताकि अच्छे समझ में आए। देखो अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 मीटर क्यूब आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी हमने इस चीज से 2 चीज अपन ने पढ़ी है, एक तो यूनिट सेल और एक उस यूनिट सेल का वॉल्यूम। क्या पढ़ा है, वॉल्यूम। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, पैकिंग एफिशिएंसी किससे कहते हैं। देखो ध्यान देना, किसी यूनिट सेल के अंदर
या किसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, किसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने परसेंटेज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किसी यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉल्यूम, किसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, किसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने परसेंटेज स्पेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कितने प्रतिशत स्थान पर कण प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट ही वो परसेंटेज क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। बताओ क्लियर हो कि नहीं हुआ? देखो वापस से ध्यान से सुनो अच्छी तरीके से। किसी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है, जैसे ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर है। अब इस 1000 मीटर क्यूब के अंदर, सॉरी मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब के अंदर कितने प्रतिशत स्थान पर कण प्रेजेंट है, वही पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे ऐसे समझो आप, मैंने इस क्यूब के अंदर उसका अंदर वाला पार्ट ये बना दिया मैंने, क्लियर है। अब मैंने यहां पर पार्टिकल्स रखे हैं ऐसे। अब क्या बताओ, मेरा आपसे सवाल है, क्या इसका 100% वॉल्यूम, हमने माना 100% वॉल्यूम है, इसका 100 वॉल्यूम है, क्या ये पार्टिकल्स 100 वॉल्यूम को कवर करेंगे क्या? बताओ, 100 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम को कवर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था इंटरस्टिशियल क्या कहते हैं, यानी पार्टिकल्स को पास पास में अरेंज करें फिर भी कोई ना कोई स्पेस रह जाता है, उन स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम यानी पार्टिकल्स को रखेंगे तो उनके बीच में स्पेस रह जाएगा, वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना स्पेस रोक रहे हैं पार्टिकल्स, उनका परसेंटेज निकालना है आपको। वही परसेंटेज क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। क्लियर है क्या? चलो, क्या है थ्योरी, दैट टोटल परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के वॉल्यूम का टोटल परसेंटेज फिल्ड बाय पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स का कितना परसेंटेज फिल्ड है पार्टिकल्स। क्लियर है क्या? बताओ हमारी बात अच्छे से समझ लेना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी किसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कितना परसेंटेज फिल्ड है, कितने परसेंटेज जो है पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, वही क्या कहलाते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है? क्या है, द टोटल परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फिल्ड बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी, जैसे अपन ने कहा ये पार्टिकल्स यहाँ पर है, अब कितना परसेंटेज कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो उसके लिए फॉर्मूला भी तो चाहिए ना। इसीलिए जो है पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है, क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कितने यहाँ पर पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम, यानी पार्टिकल्स का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम, जैसे हमने माना यहाँ पर 1000 मीटर क्यूब है, ठीक उसी तरह यूनिट सेल का जो वॉल्यूम आपको दे रखा होगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई क्या कर देना, परसेंटेज निकालना तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई 100। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब पैकिंग एफिशिएंसी के तो डेफिनेशन हमने लिखा, ये आपको जो है फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब पैकिंग एफिशिएंसी तो समझ लिया, अब कौन कौन से यूनिट सेल है जिनकी अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब आपको पता है यूनिट सेल जो है पूरी कितनी है अपने पास, 4 यूनिट सेल है, एक तो एससीसी, एक एफसीसी, एक बीसीसी और एक ईसीसी, ये 4 है। तो अपने सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 3 ही अपने दे रखी है, एक तो एससीसी का निकालना है, एक बीसीसी का निकालना और एक एफसीसी का निकालना है। तो आप इसको राइट कर लीजिए, फिर अपन पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह डिफाइन करते हैं। क्लियर है? इसको आप राइट कर लो। अब स्टूडेंट
पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल। यानी सिंपल यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 52.4% होती है। वो कैसे होती है आज अपन डिफाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहले पार्टिकल्स कितने होते हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल इज 1। क्लियर है। चलो तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। एक वाला कॉर्नर्स एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसका डायग्राम होता है। अब देखो इस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या होती है, यानी रूम है, इस रूम के अंदर देखो ये लेंथ आपको नजर आ रही है, लेंथ ये क्लियर है, ये लेंथ, ये इस लेंथ को हम कहेंगे ए। क्या कहेंगे? ए। देखो ये जो है ना आपको नजर आ रही है, ये है इसकी एज लेंथ, हम इसको क्या कहेंगे? ए कहेंगे। क्लियर है। अब मैं पूछूं आपसे एज लेंथ पूरी कंप्लीट कितनी है, तो 12 है। कितनी है? 12। तो सारी ऑल एज लेंथ को क्या डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे अपन? ए से डिनोटेट करेंगे हर एज लेंथ की। इस यूनिट सेल की हर एज लेंथ को ए से डिनोटेट करेंगे अपन। क्लियर है। चलो अब क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो क्या है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? इज ए। अब यहां पर पार्टिकल्स रखे हुए हैं, उन पार्टिकल्स की रेडियस पे होगी ना, तो क्या रेडियस ऑफ पार्टिकल्स इज, सबको पता है, आर होती है। क्लियर है। चलो अब देखो आप सबसे पहले यहां पर आपका अपन ने फॉर्मूला लगाया है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, यानी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखो एक पार्टिकल्स ये स्फीयर होता है, गोल होता है। अब आपको पता है स्फीयर ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, बोलिए क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है, बताओ। स्फीयर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। जो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल्स होगा, याद रखना बात आप। क्लियर है। अब यहाँ पर कितने पार्टिकल्स है? 1। तो 1 पार्टिकल्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा। अब यहाँ पर जब एफसीसी की बात करेंगे ना, वहां पर तो 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 4 पार्टिकल्स है, उनका वॉल्यूम आपको डिफाइन करना है। क्लियर है। चलो अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल आपको किसकी तरह नजर आ रहा है? एक क्यूब की तरह नजर आ रहा है। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है। क्या होता है? LBH मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। अब इसकी लेंथ भी a है, ब्रीथ भी a है और हाइट भी क्या है? a है। तो a मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर है, दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? a क्यूब मल्टीप्लाई 1000। इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम क्या है? देखो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, जो आपको नजर आ रहा है नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कैसे होता है देखो, आप समझो इसको। ये ऐसा होता है जैसे इस यूनिट सेल की बात करें तो ये जितनी बड़ी यूनिट सेल होंगी पार्टिकल्स भी उतने बड़े होंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स रख रहे हैं ना, वो इतना सा नहीं है, छोटा सा अपन जो समझ रहे हैं वो कितना बड़ा आएगा। देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स रखा तो इसका जो कॉर्नर है ना,
यानी ये पार्टिकल्स उस वाले कॉर्नर के पार्टिकल से टच करेगा। यानी ये कॉर्नर्स, ये जो पार्टिकल्स है वो इतना छोटा नहीं है, बल्कि कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने रखा ये इतना बड़ा है, और ये जो कॉर्नर्स है ना, ये इस वाला पार्टिकल्स ये जो है इससे टच करेगा इस तरह। इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते ही हैं यानी दो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर है? अब यहां पर ही पार्टिकल्स है तो ये इस कॉर्नर को टच करता हुआ इस तरह जो हो, अब यहां पर ही पार्टिकल्स है तो वो इस तरीके से यहां पर जो है टच करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब इनकी शेप ना, कॉर्नर्स की, वो ये जो पार्टिकल्स की शेप है वो बिल्कुल फिक्स होती है, सभी एक समान होते हैं। यहाँ पर तो देखो बन गया ये, लेकिन सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो क्या आपको सामने की तरफ 4 पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, और उन 4 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखी है। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर ये लेंथ, एज लेंथ आपको दिख रही है 4, और 4 पीछे की तरफ, पीछे से कोई मतलब नहीं, आगे से मतलब है अपन को। तो मैंने यहाँ पर इसे बना दिया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी थी, ए थी, तो हमने क्या मान लिया, यहां से लेकर यहां तक लेंथ क्या मान लिया, ए। क्लियर है? अब देखो हमने कहा था रेडियस ऑफ पार्टिकल्स एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो ए कहा था हमने, ए डिफाइन कर दिया यहां पर। अब रेडियस ऑफ पार्टिकल्स क्या है, आर, तो यहां पर रेडियस ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर है क्या? बताओ। तो फिर क्या है, अब देखो यहां पर क्या हम यहां पर a बराबर a इक्वल टू 2r लिख सकते हैं क्या? देखो कैसे, यहां पर यहां से लेकर यहां तक 1r आ गया, और फिर यहां से लेकर यहां तक 2r आ गया। चाहे कुछ भी ले लो, ये 1r ये 2r। क्लियर है? तो यहां पर a इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। फिर इस a की जो मान है, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, फिर a क्यूब की जगह क्या आएगा, 2r, तो 2r का होल क्यूब कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को, तो 8 मल्टीप्लाई r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 3.14। जब इसको आप रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आखिर में क्या आएगा, अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 52.4%। क्लियर है क्या? बताओ। यानी जो मान आएगा वो कितना आएगा, 52.4%। कहने का क्या मतलब हुआ है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितना वॉल्यूम होता है, 100% वॉल्यूम होता है फॉर एग्जांपल, उन 100% वॉल्यूम के अंदर से 52.4% वाले हिस्से के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस यूनिट सेल के अंदर, और जो बच गए 100 के अंदर जितने बच गए 47 कुछ लगभग बच गया है, उतना स्पेस अनऑक्यूपाई रहता है, खाली रहता है। क्लियर है क्या? बताओ ये बात। तो ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे अब जो है अपन पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी के अंदर और अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो आप जो इसको अब स्टूडेंट पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर सेकेंड टाइप है एफसीसी, यानी हम एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी को अपन देखेंगे। तो क्या है अपनी हेडिंग, सेकंड नंबर आप डालिए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? इसके अंदर देखेंगे। तो अब देखिए आप सबसे पहले पार्टिकल्स की बात करें, जिस तरह अपन ने एससीसी के अंदर पार्टिकल्स की बात की थी, ठीक उसी तरह पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी के अंदर भी पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो आपको पता है टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं एफसीसी के अंदर, बिल्कुल 4 होते हैं। तो किस तरह, 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं, ए का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस अब यहाँ पर फेस पे प्रेजेंट होते हैं तो 6 फेस होते हैं, मल्टीप्लाई ए का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। इसको अपन डिफाइन करें तो कितने पार्टिकल्स आएंगे, आपको पता है 4 पार्टिकल्स आएंगे।
क्लियर है? ये एफसीसी का डायग्राम है। अब यहां पर जो ऑल एजेस यहां पर आपको दिख रही है, ऑल एजेस, तो अपन सबको किन से डिनोटेट करेंगे? ए से डिनोटेट करेंगे। अब जैसे कोई भी आप ले लो एज लेंथ, सबको किस से लिखेंगे अपन? ए से अपन लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए। क्लियर है? अब पार्टिकल्स आपको गोल राउंड नजर आते हैं, तो उनकी रेडियस होती है, तो पार्टिकल्स की जो रेडियस है वो किस से डिनोटेट करेंगे अपन? आर से लिखेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, अब यहां पर आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन करना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब पार्टिकल्स यहाँ पर गोल होता है, स्पेरिकल होता है, तो स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब पार्टिकल्स कितने यहाँ पर पूरे बताइए? 4 पार्टिकल्स है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्लियर है? जिस तरह एचसीसी के अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरह एफसीसी के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको यूनिट एक क्यूब की तरह आपको दिख रहा है। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यही होता है। तो यहां पर L भी A है, B भी A है और H भी A है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A क्यूब आएगा। क्लियर है क्या? बताइए। ठीक है? अब देखो आप यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 4, तो अपन यहां रख देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? ए क्यूब है, तो ए क्यूब रख देंगे। इसको 4 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आएगा, तो 16/3 फिर पाई आर क्यूब आया, फिर अपॉन के अंदर ए क्यूब है, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई 100, ये तो आपके पास आ गया था। फिर एचसीसी के अंदर क्या किया था? इसके सामने वाला पार्ट आपको लिया था, इसका सामने वाला पार्ट। अब देखो आप, ये एक क्यूब है, घन है, यानी डब्बा है। क्लियर है? इस डब्बे का सामने वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, वो आप जो है उस वाले पार्ट को इमेजिन करो। आप क्या है? आपको चार पार्टिकल्स कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं और एक पार्टिकल्स उस फेस पे आपको दिखेगा। क्लियर है? देखो ध्यान देना, यानी क्या होता है? 4 कॉर्नर्स होते हैं पहले तो। क्लियर है? अब इन 4 कॉर्नर्स के, तो कॉर्नर्स वाला है, अब इनके बीच में ना, बीच में एक पार्टिकल्स और आएगा। वो कहां का आएगा? फेस के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो फेस वाला पार्टिकल जब इनके बीच में आएगा, क्या दूर दूर नहीं होंगे क्या? देखो ध्यान दो, 4 पार्टिकल्स 1 2 3 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब उनके बीच में कोई चीज रखेंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे। यानी कैसी स्ट्रक्चर होगी? देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। इनके बीच में एक पार्टिकल्स रखो तो कैसी स्ट्रक्चर होगी? इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, और जब आप इनको इस तरह मिलाएंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर क्या, ये एज लेंथ तो किस से डिनोटेट कर रहे हैं? इसको ए से डिनोटेट कर रहे हैं। एचसीसी के अंदर हमने क्या कहा था? ए बराबर 2r कहा था। देखो एचसीसी ए है, तो क्या आपको a बराबर 2r नजर आ रहा है? बिल्कुल। एक तो 1r और ये 2r, तो a बराबर 2r, तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो, क्या यहां पर a बराबर 2r लिख सकते हैं क्या? क्या यहां पर a बराबर 2r लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो स्पेस आ रहा है ना यहाँ पर, ये रेडियस नहीं है, ये तो ऐसे ही जगह खाली स्पेस है ये। क्लियर है? अब आपका ए और आर के अंदर रिलेशन निकालना है। क्या करना है? ए और आर के अंदर रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो एक चीज, आप
यहाँ पर ये 1r और ये 2r, ध्यान देना, और ये 3r और ये यहाँ पर आ गया 4r। क्या बताओ यहाँ पर ये इस स्क्वायर का डायगोनल आया कि नहीं आया? डायगोनल यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर डायगोनल आया है ये, तो इस स्क्वायर का दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ट्राइंगल ऊपर की तरफ और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ। और जब किसी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल आ जाते हैं तो वहां पर एक थ्योरम यूज में लेते हैं जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे, यहां पर है, देखो ये देखो आपको एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, तो अपन एक में लगा लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। ये यहां से लेकर यहां तक, देखो इसको मैंने कह दिया A, इसको कह दिया मैंने B, इसको कहा मैंने C और इसको कहा मैंने D। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, क्या ले रहा हूं मैं? A, B और C ले रहा हूं। इस ABC ट्राइंगल के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये सब कुछ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। और 2021 के अंदर ये सवाल आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बहुत बढ़िया सवाल है ये। क्लियर है? 2019-18 के अंदर जो है SCC पूछ लिया गया है। अब ये सवाल इस साल 2021 के एग्जाम में आ सकता है। तो आप जो है इस पूरे इसको जो है कंप्लीट उतार लीजिए। फिर हम यहाँ पर ट्राइंगल A, B और C के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर अपन A और R के बीच में रिलेशन निकालने के बाद उस A वाले वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे अपन। इसको कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? यहाँ से अपन करेंगे, तो आप इसको राइट कर लीजिए। स्टूडेंट ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगा रहे? क्योंकि A और R के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है। तो क्या है? रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो क्या है? फ्रॉम ट्राइंगल ABC यानी ABC से इसके अंदर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, फिर क्या है? BC का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? AB का स्क्वायर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब देखो AC इक्वल टू क्या है? देखो ध्यान देना, या A से लेकर C तक इसकी डिस्टेंस आपको क्या दिख रही है? ये यहां से लेकर यहां तक 1r, ये यहां से लेकर यहां तक ये 2r हो गई, और ये यहां से यहां तक 3r, और ये नीचे की तरफ 4r। तो AC इज इक्वल टू 4r। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? 4r का स्क्वायर इक्वल टू BC। ये BC किसके इक्वल है बताइए? A के इक्वल है। बिल्कुल सही, A स्क्वायर प्लस AB किसके इक्वल है? AB, ये भी A के इक्वल है, तो ये A स्क्वायर। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो 4r का स्क्वायर कितना आएगा? 16r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है? अपन को वैल्यू चाहिए A की वैल्यू। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास में? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16/3 पाई r क्यूब अपॉन A क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये था ना, यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो अब यहां से A की वैल्यू निकालना, तो कैसे करेंगे? देखो ये 2A हो गया, 16r स्क्वायर, ये 2A स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से इसको अपन जो है काट देंगे। काटने के बाद कितना बचेगा यहाँ पर? 8r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। स्क्वायर का हटाएंगे, यहां पर रूट लगेगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए A इज इक्वल टू रूट 8r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 2√2r आ जाएगा, 2√2r। क्लियर है क्या? बताओ।
अब यहां पर a की वैल्यू आ चुकी है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। क्लियर है? चलो अब क्या है, इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन a की वैल्यू क्या है 2√2r, तो 2√2r का होल क्यूब मल्टीप्लाई 100, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2। देखो इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। क्लियर है? और फिर मल्टीप्लाई आर क्यूब को एक साथ लिख रहा हूं मैं। अब ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना, अब यहां पर पाई का मान 3.14 रखेंगे, रखने के बाद आप इसको कैलकुलेशन करने ला, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। अब स्टूडेंट पूछेंगे भाई इसकी कैलकुलेशन करने के एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करना, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देना, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर है? आप इसको राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर हम पढ़ेंगे बीसीसी, यानी बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? तो हेडिंग क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यूनिट सेल। सबसे पहले वही पार्टिकल्स की बात करना है, फिर वॉल्यूम पार्टिकल्स का, फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी यूनिट सेल 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 8 कोऑर्डिनेट्स पे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस एक पार्टिकल्स बीच में बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पार्टिकल्स आएगा। क्लियर है? अब वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स इज 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है। जिस तरह एफसीसी के अंदर 4 पार्टिकल्स थे, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक उसी तरह बीसीसी के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर आपको पता है, देखो ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट है, बॉडी पे प्रेजेंट है बीच में। क्लियर है? तो यहाँ पर इनकी एज लेंथ ए है, सबके अंदर हमने ए माना है, तो इसमें भी ए मानेंगे, तो ए एज लेंथ है, तो एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है। अब एल बी ए समझ पा रहे ना, लेंथ ब्रीथ हाइट। क्लियर है? तो ए क्यूब आ जाएगा। फिर क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको ए और आर के अंदर रिलेशन निकालना है। सबसे पहले डायग्राम को समझो बहुत अच्छी तरीके से, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछा जाता है ये। क्लियर है? तो थोड़ा आप इसको ध्यान देना। आप सबसे पहले देखो, आप ये एक यूनिट सेल है, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर ऑल कोऑर्डिनेट्स पे कण प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और एक पार्टिकल्स इसके बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर पार्टिकल्स इतना बड़ा होता है कि अगर यहाँ पर एक पार्टिकल्स रखा हुआ है तो वो पार्टिकल्स उस वाले कोऑर्डिनेट से भी वो टच करेगा। जैसे अपन पढ़ रहे हैं हर चीज के अंदर, जैसे अपन ने पढ़ा है ना, ये देखो ये अपन ने पढ़ा है ऐसा। अब ये कण जो है, ये पार्टिकल्स यहाँ रखा हुआ है और ये पार्टिकल्स वहां रखा हुआ है, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि एफसीसी के अंदर टच नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बीच में आता है पार्टिकल्स, तो 4 पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो ये दोनों पार्टिकल्स टच नहीं करेंगे एफसीसी के अंदर। अब बीसीसी के अंदर क्या होता है, अब देखो ये बीसीसी में पार्टिकल्स यहाँ पर फेस पे नहीं होते, जबकि बीच में होते हैं। क्लियर है? तो
तो मैं यहाँ पर 3 पार्टिकल्स ले रहा हूं। देखो ध्यान देना, 3 पार्टिकल्स, एक तो उस कॉर्नर वाला पार्टिकल्स, क्या आपको दिख गया? बिल्कुल दिख गया। और एक बीच वाला पार्टिकल्स, क्लियर है? तो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल्स बीच वाले पार्टिकल्स को टच करेगा, क्लियर है? और ये पार्टिकल्स नीचे वाले वो जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, उस कॉर्नर के पार्टिकल्स, वहां पर एक पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स बीच वाले कॉर्नर को टच करेगा। देखो ध्यान से समझो आप, मैं 3 पार्टिकल्स ले रहा हूं, एक तो वो उस कॉर्नर्स वाला, ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, यानी इसके जस्ट अपोजिट ऐसे बीच में से, क्लियर है क्या बात? अब देखो आप, ये ऊपर वाला है पार्टिकल्स ए, ये बीच वाला है और ये नीचे की तरफ है, वहां कोने वाला, नीचे की तरफ वाला। ये तो ऊपर वाला है, ये बीच वाला और ये नीचे वाला। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अगर ये समझ में आएगा तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो यहां पर आपको 2 ट्राइंगल बनाना है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों जो अपने पास पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में इस तरीके से उनकी जो रेडियस होती है ना, उनको मिलाएंगे आप। तो इस पार्टिकल्स की रेडियस को मिलाया, ये आ गई। इस बीच वाले पार्टिकल्स के अंदर 2 रेडियस होती है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, दोनों को मिला दिया। समझ पा रहे? और एक पार्टिकल्स, इस वाले पार्टिकल्स की रेडियस को यहां पर अपन ने मिला दिया, तो एक आपको क्या मिल गई, इस तरीके से लाइन मिल गई। और इसको क्या कह दिया अपन ने, AD। क्लियर है क्या? बताओ। चलो, तो ये कार्बन का तो कौन सा कक्षक है यहाँ पर, sp3, और क्लोरीन का कौन सा कक्षक है यहाँ पर, 3p। वो दोनों आपस में अतिव्यापन करके जुड़कर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, और इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, C-अक्स बॉन्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन ने जो है अभी एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया ना। 2 प्रकार के थे, एक तो हेलोजन की संख्या के आधार पर और हेलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, है ना। अब अपन बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, जो एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन होता है उसकी बंध की प्रकृति पढ़ रहे, मतलब C-अक्स बंध की प्रकृति। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 2019 के अंदर एग्जाम में आ चुका है, यहां से क्वेश्चन, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम RBC के अंदर 2 नंबर यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। तो आपको इस बार एग्जाम में आ सकता है 2021 के अंदर भी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना इसको, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं C-अक्स बंध की प्रकृति के बारे में। तो देखो, ये कार्बन है, ये हेलोजन है, यानी इस बंध की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद करनी है यहाँ पर, इस बंध का फॉर्मेशन कौन से अतिव्यापन से होता है। मतलब जब भी बंध बनता है ना, वो संकरित कक्षक की ओवरलैपिंग से, संकरित कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। पहली बात तो आपको ये पता रहनी चाहिए। कोई भी XYZ बंध बनता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो संकरित कक्षक, मतलब जिनके पास बंध बनाने की कैपेसिटी होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उनको संकरित कक्षक बोलते हैं। तो संकरित कक्षक जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर बंध बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर हर कंपाउंड के अंदर अतिव्यापन होगा तो यहाँ पर भी क्या अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर भी अतिव्यापन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अतिव्यापन होता है ना, कौन सा अतिव्यापन होगा, देखो यहाँ पर अतिव्यापन, तो कौन सा अतिव्यापन होगा यहाँ पर, याद कर लेना इसको आप लोग, है ना, sp3np अतिव्यापन। क्या होगा भाई यहाँ पर, sp3, मतलब कार्बन का तो कौन सा ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, कार्बन का तो sp3 संकरित कक्षक, कार्बन का तो sp3 संकरित कक्षक, और जो आपका हेलोजन है उसका np कक्षक, np संकरित कक्षक, वो आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करने पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर C-अक्स बंध का निर्माण करेंगे। क्या आपको पहली पॉइंट है ना, फर्स्ट बात के लिए रहेगा,
चलो ये बात आपको पता रहनी चाहिए ना। अब दूसरी बात करें, ये जो बंध होगा वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा बंध? ध्रुवीय प्रकृति का होगा, मतलब पोलर नेचर होगा, या मतलब यहां पर पोलरिटी आ जाएगी, पोलर नेचर का होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन पर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, मतलब जो इसकी पोलर नेचर होगी, मतलब इसकी ध्रुवता होगी, वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहां पर ये ध्रुवीय बंध होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए भाई। तो आप जो इसको आप सबसे पहले तो ये बना लीजिए आप, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो मैं बोल देता हूं, आप लिखेंगे भैया ना, लिखो एल्किल हैलाइड में, मैं लिख देता हूं भैया ना, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। लिखेंगे आप एल्किल हैलाइड में CX बंध का निर्माण, CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संक्रिय कक्षक तथा हैलोजन का Np कक्षक अतिव्यापन करके CX बंध का निर्माण करते हैं। CX बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड में CX बंध का निर्माण कार्बन के sp3 संक्रिय कक्षक तथा हैलोजन का Np कक्षक अतिव्यापन करके CX बंध का निर्माण करते हैं। ध्यान देना भाई, Np क्यों बोला यहां पर? N का मतलब नंबर ऑफ सेल। अगर यहां पर फ्लोरीन आ गया तो 2p आ जाएगा, क्लोरीन आ गया तो 3p आ जाएगा, अगर ब्रोमीन आ गया तो 4p आ जाएगा, आयोडीन आ गया तो 5p आ जाएगा, इस तरीके से। तो सभी के लिए ओवरऑल क्या लिख दिया अपन ने? Np। क्लोरीन वाला मोस्टली आता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में क्लोरीन वाला आया था तो उसको ही पढ़ेंगे ना आप। चलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, कार्बन व हैलोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण अधिक अंतर होने के कारण कार्बन व हैलोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ये आपको पता रहना चाहिए ना। कार्बन और हैलोजन की जो विद्युत ऋणता होगी ना, विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को। तो विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण CX बंध, यहां जोड़ लेना आप, CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। द वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी यहां पर CX बंध पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलो ये बातें आप लिख लीजिए सबसे पहले, फिर अपन यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे भाई, है ना। वो डायग्राम अभी अपन उसकी बात करेंगे, तो पहले इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं ना। अब देखो, है ना, एक डायग्राम आपको यहां पर बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर CH3 और क्लोरीन, इसका बोल दिया कक्षक आरेख बनाइए। ये एग्जाम में आया है,
इसका क्या बनाइए, कक्षक आरेख, मतलब एल्किल क्लोराइड का या मतलब मेथिल क्लोराइड का कक्षक आरेख बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैं बना देता हूँ, वो बना कैसे फिर उसकी बात उसके अंदर यानी बात करेंगे अपन। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, ये कार्बन हो गया, बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है ये। तो आप सबसे पहले ये 4 लोब बनाएंगे ना, फिर एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, एक यहाँ और यहाँ पर एक डंबल से बनाएंगे। अब ये बना कैसे है ये समझ लो सबसे पहले। तो आप अपन बात करते हैं, देखो इसको मैं खोल के लिखता हूँ स्ट्रक्चर को ना। ये कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और क्या है, 1 क्लोरीन। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने परमाणु है, 3 परमाणु। तीनों परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ये देखो आपको डायरेक्ट ये याद करना है एग्जाम में, है ना। ये बना कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो इसलिए इसको याद मत करना आप लोग। अगर याद करना चाहे बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम के अंदर ये चीज नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये आएगा। और ये कैसे बना है वो आपको आना चाहिए बस। चलो, तो यहाँ पर 3 परमाणु हैं, एक तो यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अब मैं बात करूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपको पता है 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s2, सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। क्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये होता है इसका क्लोरीन का। सबसे पहले अपन चलते हैं कार्बन पे, है ना। कार्बन का अंतिम कक्षक कौन सा है, ये अंतिम कक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 2s और 2p, तो s ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 1 बनता है। p ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 3। s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका नाम क्या है s, इसका नाम क्या है p, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम कर जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, जम कर गया। क्यों भाई, क्योंकि s और p ऑर्बिटल की ऊर्जा कम से कम मतलब लगभग बराबर होती है, इसलिए s वाला इलेक्ट्रॉन 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p वाले ऑर्बिटल के अंदर इजीली चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन को भेज दीजिए यहाँ पर। तो हमने ये इस तरीके से बढ़ दिया है। अब यहाँ पर ना ओवरलैपिंग होगी, देखो ध्यान देना, ये कौन सा कक्षक है s और ये कौन सा कक्षक है 3p, है ना। ये तो कौन सा, ये तो क्या है s और ये क्या है भाई p, ठीक है। अब ये सारे के सारे कक्षक आपस में जुड़ जाएंगे VBT के अकॉर्डिंग, है ना। VBT में बढ़ते हैं कक्षक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे, अतिव्यापन कर जाएंगे। तो कितने कक्षक यहाँ पर, 4 कक्षक, और वो चारों के चारों कक्षक यहाँ पर आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखो ये 4 कक्षक कैसे बनाए हैं, है ना। एक तो s और 3 p, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा sp3 संकरित कक्षक। क्या नाम होगा इसका, sp3 संकरित कक्षक नाम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें 4, ये अपन ने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर, है ना। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपसे पूछे, sp3 संकरित कक्षक। ये कौन सा है sp3 संकरित कक्षक। ये कौन सा है sp3 संकरित, और ये कौन सा है sp3 संकरित कक्षक। और अब मैं बात करूं sp3 संकरित कक्षक की संरचना कैसे होती है ना, दिखता कैसा है ये ऐसे दिखता है। एक तो बड़ी लोब होगी यहाँ पर और एक छोटी लोब होगी। ये कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन की, है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसके अंदर कौन सा कक्षक भाग लेता है, s कक्षक। और मैं बात करूं s कक्षक की संरचना कैसी होती है, s कक्षक की संरचना होती है गोल। कैसी होती है भाई, गोल, स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल जैसा दिखता है ये, है ना s कक्षक। अब है क्लोरीन। अब क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में जाना है अपन को, तो आउटर मोस्ट सेल ये है, ठीक है। देखो मैं क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल बना रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा देख लेना आप लोग। ये तो क्या है 3p और ये कौन सा है यहाँ पर 3, ये तो है 3s और ये है 3p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना 1 2 3 4 और 5। अब ये इलेक्ट्रॉन आप जंप करवाएंगे तो तब भी आपके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जंप मत करो तब भी क्या रहेगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब जंप कराने से कोई मतलब वाली बात तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर जंप नहीं कराएंगे। अब बताओ क्या ये युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड बना सकते हैं क्या,
कभी जिंदगी में बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्या ये बना सकते हैं क्या पी वाला? नहीं बना सकता है। क्या ये पी वाला बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या आखिर वाला पी वाला बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। तो अब इसका कौन सा कक्षक भाग लेगा? एस वाला लेगा कि पी वाला लेगा? पी वाला लेगा ना। और पी कक्षक की संरचना क्या होती है? डंबल शेप। क्या होती है? डंबल। और डी की क्या होती है? डबल डंबल शेप होती है। और एफ की क्या होती है? कॉम्प्लेक्स, संकुल जैसी स्ट्रक्चर होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से ना। एस कक्षक यानी कार्बन के द्वारा तो यहाँ पर sp3 संकरी कक्षक बन गया इस तरीके से। और हाइड्रोजन की संरचना होती है गोल स्फेरिकल, है ना। कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? 1s। और क्लोरीन का कौन सा कक्षक भाग लेगा? पी कक्षक, जिसकी संरचना क्या होती है? डंबल शेप होती है। क्लियर है? अब बताओ, सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन है। अब इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब इसका हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक भाग लेगा? 1s कक्षक। कौन सा कक्षक? 1s। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देख ध्यान देना, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉन एक है क्या? और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का sp3 संकरित कक्षक वाला और हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, देखो कार्बन का तो ये अब देखो ये और ये सेम है ना। एक बड़ी एक छोटी बनाते हैं ना अपन, तो वो बड़ी वाली बनाते हैं यहाँ पर, छोटे वाले को रोल नहीं होता इसलिए अपन नहीं बनाते यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहां पर ये तो है कार्बन का sp3 संकरी कक्षक, ये है स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोजन की है। तो ये तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर जाएंगे? ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलेंगे? sp3 1s अतिव्यापन बोलेंगे। मतलब कार्बन का तो sp3 कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक। तो 3 हाइड्रोजन है तो s अपन 3 बार कर लेते हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? अब देखो आपके पास बच क्या गया? क्लोरीन। अब क्लोरीन का कौन सा कक्षक इन्हें बंद बनाने में भाग लेगा? पी वाला कक्षक। और पी वाले कक्षक का नाम क्या है? 3p। क्या नाम है इसका? 3p। तो 3p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन, वो आपस में क्या कर जाएगा? ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? अब p ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है? p ऑर्बिटल की संरचना होती है डंबल शेप। तो डंबल शेप बना दिया। तो ये कार्बन का तो कौन सा कक्षक है यहाँ पर? sp3। और क्लोरीन का कौन सा कक्षक है यहाँ पर? 3p। वो दोनों आपस में अतिव्यापन करके जुड़कर क्या बना लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा। और इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? सी अक्स बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से अतिव्यापन से बना है? sp3 3p अतिव्यापन से बना है। क्या मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी, है ना। इसको मैं वापस से बनाता हूँ, अच्छी तरीके से देख लेना आप लोग इसको। आप ये कार्बन, ये एक मुंडी ऊपर, एक मुंडी नीचे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 मुंडी बनाना है, रटना है इसको भाई। समझ गए मेरी बात? अब गोल, एक गोल ऊपर, एक गोल नीचे और एक गोल नीचे की तरफ। समझ गए? और एक यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है। इसको थोड़ा देख लेना आप लोग ना। ये देखो स्ट्रक्चर ये बन गई। और यहाँ पर ये कौन सा है भाई? sp3 3p अतिव्यापन। समझ गए मेरी बातें? ये तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ईजी चीज़ें हैं। एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में तो ये भाई साहब आएंगे, इनको याद करना है ना। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर देना, क्योंकि बॉन्ड बनाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो क्लियर हो गया ये? चलो ना, ठीक है। अब अपन जो है द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, बंद लंबाई का क्रम, इनकी ओर बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको। एल्कील हैलाइड के अंदर जो CH से बंद होगा उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है ना। तो किसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर होता है। और आप यहाँ पर अतिव्यापन कौन सा होता है? sp3 3p अतिव्यापन होता है। क्लोरीन है मतलब इसके अंदर। और मोस्टली क्या होता है? sp3 np अतिव्यापन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को इन्हें जब से स्टार्ट किया ये एल्की ने वो CH बंद की प्रकृति, वहां से दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है आपको, रटना कुछ भी नहीं।